हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 7 सिविलाइजेशन द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे, काफी सारी चीजें जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। हमने लिंग्विस्टिक क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं, और जो ओरिएंटलिज्म है इसके बारे में हमने देखा था कि कैसे जो है विलियम जोन्स जो है ये हमारा जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक थे। और हमने और भी चीज़ें देखी कि कौन से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, उसको बढ़ावा देना चाहते थे, और कौन से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो इसका विरोध करते थे। ठीक है, तो हमने एजुकेशन सिस्टम कैसे वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे, क्यों यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बदलाव करना चाहते थे। और ये भी हमने देखा कि बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं ये मानते थे कि हमारा जो कल्चर है वो पूरा का पूरा जो गलत तरीके से है, ठीक है, उसमें कुछ भी ढंग का नहीं है, पूरा उसमें त्रुटियां ही त्रुटियां हैं। ये सारी चीजें हमने जो है फर्स्ट पार्ट में देखा था। हमने देखा था कि कैसे नए एक्ट्स वो लेके आए मैक्लॉयड्स, ठीक है, मैक्लॉयड्स का एक्ट आया 1835 में, हमने ये सारा चीजें देख लिया था। अब हमको देखना है एजुकेशन फॉर कॉमर्स, ठीक है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे जो सोर्सेस को पहले देख लेते हैं, द लैंग्वेज ऑफ द वॉइस, ठीक है, मतलब भाषा, ठीक है, बुद्धिमान की भाषा। तो एम्फसाइजिंग द नीड टू टीच इंग्लिश, मैक्लॉय डिक्लेयर। तो इस चीज पर जोर देते हुए कि भाई इंग्लिश पढ़ाना बहुत जरूरी है हिंदुस्तानियों को, तो मैक्लॉय क्या बोलते हैं, ऑल पार्टी सीम टू बी एग्रीड on one point that the dialects commonly spoken among the natives of India contain neither literacy nor scientific information and are moreover so poor and rude that until they are enriched from some other quarter, it will not be easy to translate any valuable work into them. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जितने मतलब जो मैक्लॉय का डिस्कशन हुआ बाकी लोगों के साथ में, तो जितनी पार्टीज उससे रिलेटेड थी वो क्या बोल रही है कि जितने जो डायलेक्ट्स है, ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो जितने भी डायलेक्ट्स है, जितने भी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोले जाते हैं, जो नेटिव्स बोलते हैं, यहाँ हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं, उसमें कोई भी साक्षरता नहीं है, लिटरेसी नहीं है, कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होता, एकदम पुअर है ना, बिल्कुल रूड है, देहाती है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं। और जब तक जो है इंडियन पीपल को है ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं दिया जाएगा तो उनसे हम कुछ भी काम नहीं करा सकते, उनका ये मानना था। ठीक है, तो ये फ्रॉम थॉमस बेंगिंगटन मैक्लॉय मिनट्स ऑफ 2 फरवरी 1835 ऑन इंडियन एजुकेशन। तो यहाँ पे हमको देखना है जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, जो कॉमर्स है उसको सुधारने के लिए एजुकेशन की क्यों जरूरत पड़ रही थी। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा। डिस्पैच मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर भेजा गवर्नर जनरल इंडिया के लिए। तो इशूड बाय चार्ल्स वुड, और ये किसके द्वारा इशू किया गया था, चार्ल्स वुड के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। इट हैज कम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच। तो ये जो डिस्पैच है, ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, चार्ल्स वुड के द्वारा। और ये कौन थे, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी के। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा था, वुड डिस्पैच। आउटलाइनिंग, ठीक है, आउटलाइन करते हुए मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको उजागर करते हुए, आउटलाइन करते हुए, जो एजुकेशन पॉलिसी है जिसको इंडिया में फॉलो किया जाना है, ठीक है, जो एजुकेशन पॉलिसी है जिसको इंडिया में फॉलो किया जाएगा, उसमें क्या इट एम्फसाइजेस वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज्ड टू ओरिएंटल नॉलेज। तो उसमें क्या जोर दिया जा रहा है, जो अभी जो पॉलिसी बनी है जिसे वुड डिस्पैच कहा जा रहा है, उसमें भी यही चीज को जोर दिया जा रहा है कि जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, है ना, जो अगर कोई जो यूरोपियन सिस्टम जो है लर्निंग का उसको पढ़ता है तो उससे उनको क्या बेनिफिट्स मिलेगा उसके बारे में इसमें दिखाया जा रहा है कि ओरिएंटल नॉलेज जो है उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला ब्रिटिशर्स को ना इंडियन को। इसलिए यूरोपियन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक। और सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल यूज था जो डिस्पैच में लिखा गया था वो क्या था,
हमारी जो कंट्री है उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ के लोगों को इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। तो यूरोपियन लर्निंग इट्स सेड वुड एनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द advantage that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country। तो उन्होंने ये बताना चाह रहे थे, ये जो ऑफिशियल ऑर्डर्स में ये बताना चाह रहा था, जो चार्ल्स वुड है ना, चार्ल्स वुड ने जो डिस्पैच भिजवाया उसमें है ना ऑफिशियल ऑर्डर, उसमें ये बताना चाह रहे थे कि इंडियंस जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि जो एडवांटेजेस है, क्या क्या उनको एडवांटेजेस मिलेगा जब एक्सपांशन होगा, ट्रेड और जो कॉमर्स है, जो है ना व्यापार है, उसकी वृद्धि होगी तो उनसे क्या एडवांटेजेस मिलेगा, और उनकी जो कंट्री है, उनके जो रिसोर्सेस है उसका इंपॉर्टेंस भी वो जान पाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ दे वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर्स। और जब वो यूरोपियन जैसे रहते हैं, यूरोपियन स्टाइल को अपनाएंगे, यूरोपियन वे ऑफ लर्निंग को अपनाएंगे और यूरोपियन जैसे जिंदगी जीते हैं उनको अपनाएंगे, तो वो अपना जो जीवन में जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट मतलब उनकी जो चॉइसेस है ना, यहाँ पे टेस्ट मतलब खाने वाला टेस्ट नहीं, जो उनकी चॉइसेस है और उनकी जो इच्छाएं हैं वो भी यूरोपियन ब्रिटिशर्स की जैसे हो जाएंगे। एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश फूड्स, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब वो यूरोपियन के जैसे रहना पसंद करेंगे, मतलब यूरोपियन जैसे खाना पीना पसंद करते हैं वैसा वो खाना पीना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे, जीना वैसे ही पसंद करेंगे, तो उनको यूरोपियन है ना, यूरोप में जो यूज होती है उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, डिमांड्स जो ब्रिटिशर्स की जो गुड्स हैं है ना, उनका जो सामान है उनकी डिमांड्स बढ़ जाएगी। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और इसी से क्या होगा, इंडियंस जो है जैसे कि मैंने बताया वो क्या है, चालू कर देंगे, बेन मतलब वो चालू कर देंगे जो ब्रिटिशर्स वाले जो गुड है ना, जो यूरोप में बनाए हुए जो चीज है उनको अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे, मतलब उसकी प्रशंसा करना चालू कर देंगे और उनको खरीदना भी चालू कर देंगे। तो वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन। तो इसमें क्या है, इस जो वुड्स डिस्पैच है इसमें क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया था, क्या दिया गया था कि यूरोपियन लर्निंग से, ठीक है, तो जो इंडियंस की जो मॉरल कैरेक्टर है, जो उनकी नैतिक व्यवहार है वो भी क्या है, सुधर जाएगी। तो हमेशा से तो क्या है, ब्रिटिशर्स ये सोचते आ रहे थे कि इंडियंस जो है एकदम देहाती हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो बिल्कुल असभ्य है, ठीक है। हमने इससे पहले वाले भी चैप्टर में देखा था, सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, सिविलाइजिंग, ठीक है। तो it would make them truthful and honest and thus supply the company with civil servants who could be trusted and dependent on them। तो इससे क्या होगा, जब वो यूरोपियन लर्निंग मतलब जो है ब्रिटिशर्स के तरीके से पढ़ना चालू करेंगे तो उससे क्या है, वो ट्रूथफुल बन जाएंगे, सच्चे इंसान बन जाएंगे और एक ईमानदार इंसान बन जाएंगे, ठीक है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। और इससे क्या होगा, वो अगर कंपनी उनको रिक्रूट करती है एज ए सिविल सर्वेंट तो उनको वो ट्रस्ट कर सकेगी और वो डिपेंड हो सकेगी उनके ऊपर। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट only full of grave errors, it could not instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skills required for administration। तो जो ये अब ये फिर से यही वो चीज तो बोल रहे हैं कि जो लिटरेचर है ईस्ट कंट्री का, ईस्ट कंट्री मतलब हमारी कंट्री का, वो क्या है, पूरा गलतियों से भरा हुआ है। ग्रेव एरर्स मतलब एकदम सीरियस मिस्टेक्स है उसमें। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इससे क्या है, इंस्टिल का मतलब होता है किसी के मन में कुछ बैठा देना, ठीक है। तो इससे क्या है, हम वो जो लोग हैं उनके मन में ये बैठा भी नहीं पाएंगे, जो सेंस ऑफ ड्यूटी होती है ना, अपना जो काम के प्रति वफादारी होती है, कमिटमेंट होता है अपने वर्क की तरफ, वो हम लोगों के मन में नहीं डाल सकते। और जो स्किल्स है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए, है ना, तो वो भी उनके अंदर हम नहीं डाल सकते। फॉलोइंग 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। और जो 1854 जो का जो डिस्पैच है उसके बाद बहुत सारे मेजर्स जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराए। तो उसमें क्या क्या था, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वेर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ऑल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग द एजुकेशन। तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो सारा जो एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें वो कंट्रोल करके रखेगा। स्टेप्स वे टेकन टू एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और कई सारे स्टेप्स लिए गए जिससे जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है
उसमें जोर डाला जाए, उसको एस्टैब्लिश किया जाए। इन 1857 बाय द सिपॉयज रोज इन रिवॉल्ट इन मेरठ एंड दिल्ली, यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश इन कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। तो हमने सिपॉय इम्यूनिटी के बारे में देखा था। जो 1857 में सिपॉयज जो है रिवॉल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे मेरठ और दिल्ली में, उसी समय जो है यूनिवर्सिटी बनाया गया। कहाँ कहाँ? कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। और कई सारे अटेम्प्ट्स, ठीक है, अटेम्प्ट्स भी किए गए ताकि जो ये जो स्कूल सिस्टम है ना, जो हमारा जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज किया जाए। तो एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज, तो एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है, वाद विवाद वाला जो एक दिया गया है यहाँ पे यूरोपियन लैंग्वेज। तो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 मार्क द फाइनल ट्रम्प ऑफ दोज हु अपोज द ओरिएंटल लर्निंग इट्स स्टेटेड। तो वुड्स डिस्पैच जो था 1854 में, उसने एक फाइनल मतलब एक जीत का, ट्रम्प मतलब एक जीत है ना, ट्रम्प मतलब होता है जीत, विक्ट्री जताई गई कि जो ओरिएंटल लैंग्वेज को अपोज करते थे, लर्निंग को अपोज करते थे, उनके बेसिस पे। तो वी मस्ट एम्पैथेटिकली, ठीक है, एम्पैथेटिकली मतलब कोई भी डाउट नहीं, एकदम क्लियरली डिक्लेयर करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम वी डिजायर टू एक्सटेंड इन इंडिया इज दैट विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब जिसका उद्देश्य है कि ऐसा लैंग्वेज, कैसा एजुकेशन सिस्टम हमको बनाना है जिसका कोई उद्देश्य होता है। और उसमें क्या होगा? द डिफ्यूजन मतलब मिलना, ठीक है, डिफ्यूजन मतलब मिलना। क्या क्या होगा उसमें? क्या क्या फ्यूजन होगा मतलब क्या क्या लोग चीजें जुड़ी हुई होंगी। इम्प्रूव आर्ट्स होगा, सर्विसेज होगा, फिलोसफी होगा, लिटरेचर होगा, ठीक है, लिटरेचर भी किसका होगा? यूरोप का लिटरेचर होगा। इन शॉर्ट यूरोपियन लैंग्वेज, है ना, पूरे तरीके से मतलब हमको यूरोपियन लैंग्वेज पढ़ना है। तो आगे हम एक पिक्चर देखेंगे बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में देखिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल ही रहा है, ठीक है, उस समय चल रहा था। तो डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, तो यहाँ पे बहुत ही वाद विवाद वाला मतलब टॉपिक चल रहा है। कोई लोग चाहते थे कि ओरिएंटलिज्म को बढ़ावा दिया जाए, बाकी लोग यूरोपियन लर्निंग को, और यहाँ पे मोरल एजुकेशन, जो मिशनरी स्कूल्स थे, है ना, मिशनरी स्कूल्स हुआ करते थे, वो मोरल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कह रहे थे। द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय was strongly criticized by Christian missionaries in India in 19th century। तो जो आर्ग्यूमेंट हुआ करता था जो प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए, उसको बहुत ज्यादा उसकी आलोचना की जा रही थी। कौन आलोचना कर रहा था उसका? क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इंडिया में, वो लोग। तो द आर्ग्यूमेंट, है ना, तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो उनका क्या है, बहुत ज्यादा आलोचना करते थे। तो मिशनरीज फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल एंड मॉरलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन एजुकेशन है उसके थ्रू ही जो मॉरलिटी है उसको इंक्रीज किया जाता है। तो मिशनरीज जो है उनको क्या लगता था, जो एजुकेशन है, ठीक है, उसका क्या अटेम्प्ट होना चाहिए, इम्प्रूव करना, क्या अटेम्प्ट होना चाहिए कि वो जो मोरल कैरेक्टर्स है लोगों का उसको इम्प्रूव करे, ठीक है। जो मॉरल कैरेक्टर मतलब जो नैतिक व्यवहार होता है ना, अच्छा व्यवहार होता है लोगों के प्रति, उसको वो इंक्रीज करे। और ये जो नैतिकता है उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन, ठीक है, क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही अच्छे से मतलब बढ़ावा दे पाएंगे, उसको लोगों को सिखा पाएंगे। Until 1813 the East India Company was opposed to missionary activities in India। तो 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी वो क्या करती थी, अपोज करती थी, विरोध करती थी जो मिशनरी एक्टिविटीज है इंडिया में उसको, ठीक है। It feared that missionaries' activities would provoke reaction among the local population and make them suspicious of British presence in India। और उनको क्या डर लगा रहता था, जो ये मिशनरी एक्टिविटीज है, जो क्रिश्चियंस के जो मिशनरी स्कूल्स चल रहे हैं, जो मिशनरी एक्टिविटीज हुआ करती थी, वो क्या करेगी, प्रोवोक करके भड़काएगी क्या, जो लोकल पॉपुलेशन है उसको, और जो ब्रिटिशर्स है उनको, उनका जो प्रेजेंस है इंडिया में उसको उनके खिलाफ भड़का देगी। इस तरीके का वो सोचा करते थे। तो unable to establish an institution within British controlled territories, the missionary set up a mission at Serampore in the area under the control of Danish East India Company। तो जो
जो अनेबल टू एस्टेब्लिश है ना, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना नहीं बना पाने के, ब्रिटिश की जो टेरिटरीज है, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर जो टेरिटरीज है वहां पे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए। इसलिए उन्होंने एक मिशनरी सेटअप किया, कहाँ पे, सेरमपोर। ठीक है, ये एरिया जो है किसके अंडर कंट्रोल था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अंडर थे। वहां पे उन्होंने जाके अपना एक मिशनरी इंस्टीट्यूशन सेटअप किया। अ प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन 1800 एंड अ कॉलेज वाज एस्टैब्लिश इन 1818। तो 1800 में क्या है कॉलेज, 1800 में क्या है प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हुआ, और 1818 में जो है एक कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ वहां पे। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल्स वे सेटअप ऑल ओवर इंडिया। और 19th सेंचुरी के आते आते बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स है वो कई जगह जो है इंडिया में सेटअप होने लगे। आफ्टर 1857 हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज रिलक्टेंट। ठीक है, तो रिलक्टेंट मतलब वो नहीं चाह रही थी डायरेक्टली सपोर्ट करने का मिशनरी एजुकेशन को। ठीक, 1857 के बाद में देयर वाज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन द लोकल कस्टम, प्रैक्टिकल बिलीव्स एंड रिलीजियस आइडियाज माइट एनरिच नेटिव ओपिनियन। ठीक है, तो 1857 के बाद मतलब मिशनरीज जो एजुकेशन है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या है उनके अंदर एक मतलब डर भी था कि अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या है जो वहाँ के जो लोकल कस्टम, प्रैक्टिस, बिलीव्स और जो रिलीजियस आइडियाज है वो क्या हो सकते हैं, वो वहाँ पे मतलब जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो गुस्सा हो सकते हैं, जो नेटिव ओपिनियन है वहाँ का उनके ऊपर नाराज हो सकते हैं, उसके कारण उनको काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सेमाफोर कॉलेज, ठीक है, सॉरी सेरामपुर कॉलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली नियर कैलकाटा में। उसके बाद देखना है कि लोकल स्कूल्स जो थे उनके साथ में क्या हुआ, है ना, क्या पहले से कोई स्कूल था, किस स्कूल के बारे में जो क्या चेंजेस करना चाह रहे थे, कौन से स्कूल को चेंजेस करना चाह रहे थे, उनको आपको देखना है। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रंस वर टॉट इन द ब्रिटिश टाइम? हैव यू एवर वंडर्ड whether they went to school and if there were schools what happened to this under the British rule? तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो वहाँ बच्चे को जिनको पढ़ाया जा रहा है तो वहां पे ब्रिटिशर्स के समय कैसे पढ़ाया जाता था, और कभी आपने सोचा, वंडर मतलब कभी आपने सोचा है कि मतलब उस समय क्या हुआ करता था, कैसे वो स्कूल जाया करते थे, और आपने ये कभी सोचा कि क्या मतलब हुआ करता था उस समय जब ब्रिटिशर है ना, ब्रिटिश रूल के समय जो स्कूल्स है उनमें क्या हुआ करता। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक विलेज पाठशाला मतलब गांव में जो पाठशाला हुआ करती थी उसके बारे में बताया जा रहा है। दिस इज अ पेंटिंग बाय अ डच पेंटर। ठीक है, ये पेंटिंग किसने बनाई है, डच पेंटर ने बनाई है, जिनका क्या नाम है, फ्रांकोइस सॉल्वियन। तो ही केम टू इंडिया इन लेट 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में आए थे और उन्होंने पेंटिंग बनाई, ट्राई टू डिपिक्ट द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल इन हिज पेंटिंग। और ये ऐसी पेंटिंग बनाते थे जिसमें जो लोकल पीपल है, जो रोजाना का काम काज करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता था उनको दर्शाया करते, डेपिक्ट मतलब अपने पेंटिंग से दर्शाया करते थे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये लोकल पाठशाला है, गाँव की पाठशाला है, जहाँ पे ये गुरु है, ठीक है, और इनके शिष्य जो है बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि कोई सीक्वेंस नहीं है जिसमें ये बैठे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसमें देखेंगे। तो रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, ठीक है, उन्होंने क्या बताया अपने रिपोर्ट में, ठीक है, लोकल पाठशाला जो है ये विलेज की पाठशाला है वो कैसे हुआ करती थी, उसमें क्या चेंजेस ब्रिटिशर्स लेके आए, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे गांधी जी के क्या व्यूज थे, ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के व्यूज क्या है उसके बारे में, और शांति निकेतन के बारे में अगर आपने सुना है तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर अभी खत्म करते हैं। तो अब मैं ये आशा करती हूँ कि आपको जो वीडियो लेक्चर है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।